जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आनंद प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे भौतिकी और भौतिकी में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले जो भी चैप्टर्स थे, जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन और इसके साथ साथ विद्युत धारा, ये सारे चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके थे। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि उन सभी वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट बनाकर उसको वहीं पर ऐड कर दिया हूं। इस क्लास की या इस टॉपिक की या इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है बहुत जल्द ही बना दूंगा, क्योंकि टाइम कम रहता है। वीडियो बनाने के बाद, एडिटिंग करने के बाद उसमें प्लेलिस्ट बनाने में समय ज्यादा लगता है, उसको क्रोम से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये आज की हमारी जो क्लास है, ये आज की क्लास हमारी क्लास 2 है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम 35 मिनट के करीब में वीडियो बनाए हुए थे। उस वीडियो में ज्यादा समय नहीं ले पाए थे। ये आज की क्लास हमारी 1 घंटे तक की होगी। ठीक है, और इसमें हम बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो वर्ग 10 के बच्चों के लिए है। और ऐसा नहीं है कि केवल 10 क्लास के ही बच्चे पढ़ सकते हैं। वो बच्चे जिनके एग्जाम में या जिनकी किताब में ये टॉपिक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये टॉपिक जो है उसके लिए भी रेलिवेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो है हम क्या पढ़े हुए थे? तो लास्ट क्लास में हम पढ़े हुए थे विद्युत चुंबक के बारे में पढ़े थे हम, क्योंकि हम बता दिए थे कि विद्युत धारा जो है, ये विद्युत धारा हम लास्ट क्लास में यानी कि 4th चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो याद रहे आपको, जब हम विद्युत धारा पढ़ रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा के मुख्य रूप से 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। विद्युत धारा के प्रभाव जो होते हैं उसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और याद रहे आपको कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को हम लोग पढ़ चुके थे वहां पर, जिसमें हम पढ़े थे कि जो हमारा पीला बल्ब जो जलता है 100 वाट वाला, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसके अलावा भी हम पढ़ चुके थे कि जो हमारे पास हीटर जो होता है, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, उसका भी प्रयोग हम करते हैं, तो वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में जाने थे हम लोग। किसके बारे में? सुरक्षा फ्यूज के बारे में भी जाने थे हम लोग कि सुरक्षा फ्यूज जो है वो भी किस पर काम करता है, तो वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। जो सोल्डिंग रॉड होती है, जिसको इलेक्ट्रिक शॉप पर आप जाकर देखते हैं, तो वहां पर जो तारों को ऐड करने जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सोल्डिंग रॉड, सोल्डिंग आयरन, उसमें भी वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अब यहां पर बात आती है कि चुंबकीय प्रभाव क्या है। बात क्या होती है कि जो हमारे पास विद्युत धारा है, इसके चुंबकीय प्रभाव को पढ़ने से पहले हम चुंबक के बारे में जान रहे थे, तब जाके चुंबक के प्रभाव कौन कौन से होते हैं उसको जानेंगे। और वो प्रभाव विद्युत धारा में देखने को मिलता है, तो हम जानेंगे कि अच्छा, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। पहले चुंबक को जानेंगे, फिर चुंबक में प्रभाव को जानेंगे कि चुंबक में कौन कौन सा प्रभाव होता है। उस प्रभाव को जान लेंगे, फिर हम उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा, ये प्रभाव विद्युत धारा के कारण भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे हम, लास्ट क्लास में हम ये पढ़े हुए थे कि चुंबक क्या होता है। तो हम पढ़े हुए थे कि काले रंग का वह पदार्थ जो क्या करता है, जो जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, मुख्य रूप से आकर्षण ही बोला जाता है। चुंबक क्या है? काले रंग का वैसा पदार्थ जिसमें आकर्षण का गुण के साथ साथ दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। हम यहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? चुंबक क्या है? तो काले रंग का वैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ? वैसा पदार्थ याद रखेंगे, काले रंग का वैसा पदार्थ जिसमें
जिसमें आकर्षण तथा आकर्षण एवं भी लिख सकते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण के साथ साथ, गुण के साथ साथ, गुण के साथ साथ दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। क्या कहलाता है? दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ये बात पढ़ चुके थे। फिर हम लास्ट क्लास में ही क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में ही पढ़े थे कि जो चुंबक होता है उस चुंबक को एक और तरीके से परिभाषित किए थे कि चुंबक जो होता है किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो लोहे जैसी बनी हुई वस्तुओं को वह क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे जैसी बनी हुई वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब लोहे जैसी बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? चुंबक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चुंबक। वह पदार्थ जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। क्लियर है? अब जब चुंबक की बात आ गई कि चुंबक आकर्षित करता है तो बात आता है कि जो चुंबक है ना, वह चुंबक, उस चुंबक को जब किसी लोहे के बुरादे के पास ले जाया गया तो देखा गया कि वह जो चुंबक है उसके दोनों सिरे, जैसे ये चुंबक है, इस चुंबक को जब लोहे के बुरादों के पास ले जाया गया, बुरादे मतलब लोहे के छोटे छोटे कण, ठीक है, उनके पास जब ले जाया गया तो देखा गया कि इस सिरों पर लोहे के कण ज्यादा मात्रा में चिपक रहे हैं, यहां पर भी ज्यादा मात्रा में चिपक रहे हैं, बीच में कम चिपक रहे हैं। तो ये जो सिरा है और ये जो सिरा है जहां पर कण ज्यादा मात्रा में चिपक रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। यानी कि चुंबक का वह सिरा जहां पर आकर्षण का गुण सर्वाधिक होता है उस सिरे को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उस सिरे को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव फिर पढ़े कि ध्रुव, जैसे कि हम आपको बताए कि यहां पर चिपकेगा कि यहां पर, तो ये जो दो ध्रुव है इसमें ध्रुव की संख्या हो जाएगी कितनी? 2। एक को कहेंगे उत्तरी ध्रुव और दूसरे को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव किसको बोलेंगे और दक्षिणी ध्रुव किसको बोलेंगे? तो हम इसको भी परिभाषा के रूप में समझाए थे कि जब इस चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर लटका दे, जैसे ये चुंबक है और इस चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका दें, धागा तो नहीं है लेकिन देख लीजिए, तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये चुंबक है, जब इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर धागे से लटका दें तो ये हमेशा जो है ना, यह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा। किधर रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। मेरे इस दिशा में उत्तर है और इस दिशा में दक्षिण है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? बात यहाँ पर ये हो रही है, ये जो सदैव है ना, यह सदैव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर, पृथ्वी के दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा। तो हम बोल सकते हैं कि चुंबक का वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर रुकता है, चुंबक का वह ध्रुव जो पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर रुकता है, हम बोल सकते हैं, दिशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, इसमें हम परिभाषा में ही लिखे हैं कि दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। तो हमारा परिभाषा ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वह सिरा जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर, ये बोल सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर रुकता है तो उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर रुकता है उसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम अच्छे तरीके से समझ चुके थे लास्ट क्लास में। अब फिर यहाँ पर हमारी बात आती है कि चुंबक में अब जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को जरा सा हम डिस्कस कर लें कि इस चुंबक में हम क्या पढ़े थे कि इस चुंबक के अंदर मेरे भाई, इस चुंबक के पास क्या होंगे? ध्रुव होंगे। और ध्रुव की संख्या कितनी थी? ध्रुव की संख्या थी 2। कितनी थी? 2। कौन कौन? एक था उत्तरी और दूसरा था दक्षिणी। एक था उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा ध्रुव था? दक्षिणी ध्रुव।
उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ से सूचित करते हैं और दक्षिणी ध्रुव को साउथ से सूचित करते हैं। और याद रहे आपको कि साउथ साउथ जो होंगे इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी कि साउथ साउथ पोल को यदि हम पास में लाएं, एक दूसरे के करीब लाएं, सपोज दैट दिस इज साउथ पोल और दिस इज साउथ पोल, ये साउथ पोल यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएं तो होगा क्या कि ये इस दिशा में गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? अगर हम बल को यहाँ पर ये हम जो ला रहे हैं ना, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में गति करना शुरू करेंगे, तो साउथ साउथ में प्रतिकर्षण होगा। फिर वैसे ही ये साउथ साउथ बोल रहे थे ना इसको, साउथ साउथ, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। तो यदि हम नॉर्थ नॉर्थ को भी लाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को भी, तो इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अच्छा अब यदि हम इसका साउथ ले लें और इसका हम नॉर्थ ले लें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही होगा, इसका हम साउथ ले लें और इसका हम नॉर्थ ले लें तो भी इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक नॉर्थ रहे, अगर एक साउथ रहे, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर है? कहिए, इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है? तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स लास्ट क्लास के थे, जिसको हम बहुत ही फास्टली बता दिए थे और अच्छे तरीके से समझाए तो थे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है आपको एक बार फिर से समझा दिए। अब देखिए भाई अब एक गुण है चुंबकत्व का। किसका? चुंबकत्व का। इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, MAGNETISM, मैग्नेटिज्म। ठीक है, ठीक है। क्या होता है मैग्नेटिज्म, सुनिए। तो किसी भी चुंबक के पास जब किसी वस्तु को ले जाते हैं, लोहे की वस्तु को, तो वह उसे आकर्षित कर लेता है और इस आकर्षण के गुण को ही हम लोहे का चुंबकत्व कहते हैं या चुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं? वह गुण जिसके कारण कोई चुंबक लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। ये कौन सा गुण कहलाता है मेरे भाई? चुंबकत्व कहलाता है। बोरिंग फील नहीं होंगे आप, ऐसी जानकारी आप रखें कि हम जो भी चीज बता रहे हैं वो आपके लिए रिलेवेंट है। अब देखो, चुंबकत्व कहलाता है। अब बात आती है मेरे भाई कि चुंबकत्व तो हम जान लिए कि चुंबक में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, मतलब आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो लोहा जो है, तो जो चुंबक है वह किन किन पदार्थों को आकर्षित करेगा? तो याद रखेंगे कि जो चुंबक है मेरे भाई, ये जो चुंबक है, चुंबक जिन पदार्थों को आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और जिनको आकर्षित नहीं करेगा उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, वैसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, चुंबकीय पदार्थ। क्या हो गया? चुंबकीय पदार्थ। तो हम बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? आकर्षित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आकर्षित किए जाते हैं। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है तो हमसे दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, अब चुंबकीय पदार्थ हो गया तो जस्ट इसी के अपोजिट में हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ को भी देख लेते हैं यहीं पर।
लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय गलती लिख दिए हैं, दीर्घिकार से होगा, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक, जिन्हें चुंबक अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, क्या कहलाता है? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ कहलाते, क्लियर है? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इतने सारे पॉइंट्स को जानने के बाद, इतने सारे पॉइंट्स को जानने के बाद अब हमारे पास हमारा पॉइंट आता है कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को जान गए तो चुंबक जो है वह आखिर आकर्षित कैसे करता है, चुंबक में और कौन कौन सी चीजें होती हैं, चुंबक की लंबाई क्या होता है, चुंबक के अक्ष क्या होते हैं, ये नमन कोण क्या होता है, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, फिर वैसे ही भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को अभी हम 2 मिनट के अंदर जानते हैं और इसको जानने के बाद फिर हम जानेंगे किसके बारे में, कि फिर हम जानेंगे कि जो चुंबक है उस चुंबक को हम कैसे बनाते हैं और चुंबक जो है वो कितने प्रकार का होता है। चुंबक को हम पढ़ेंगे, चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम कि चुंबक कितने प्रकार के होने के बाद कि चुंबक को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लें। तो देखिए हम आपको बताते चल रहे हैं और सुनते चलिए। देखिए तो अभी आप क्या जाने, तो अभी आप जाने चुंबक के ध्रुव के बारे में जाने कि चुंबक में ध्रुव कितने होंगे, 2 होंगे, एक होगा उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या होगा दक्षिणी ध्रुव, एक होगा उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या होगा दक्षिणी ध्रुव। तो याद रहे आपको कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली सरल रेखा है वह चुंबक की अक्ष कहलाती है, अर्थात चुंबकीय अक्ष कहलाता है। क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय अक्ष के बारे में हम कह सकते हैं, यहां पर पॉइंट देकर लिख रहे हैं, चुंबकीय अक्ष के बारे में, चुंबकीय अक्ष के बारे में तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर मैग्नेटिक एक्सिस बोल सकते हैं। तो हम यहां पर परिभाषा में ये दे सकते हैं कि चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, चुंबक की चुंबकीय अक्ष लिख देते हैं, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है ना? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय अक्ष कहलाती है, यहां तक में क्लियर। अब हमारे पास बात आती है भाई कि चुंबकीय अक्ष के बाद फिर अगला पॉइंट आता है चुंबक की लंबाई। किसकी? चुंबक की लंबाई, चुंबक की लंबाई। तो देखिए, तो इसके फिगर को हम जरा सा बना देते हैं यहाँ पे। तो इसका जो फिगर होगा वो होगा यहाँ पर, ये हो गया एक चुंबक, ये हो गया एक चुंबक। आप बोल रहे हैं कि बार बार ऐसे चुंबक क्यों बना रहे हैं? हम थोड़ी देर में जब चुंबक के प्रकार को डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे कि चुंबक ऐसे भी होता है, चुंबक आपका ऐसे भी होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि चुंबक जो होता है वो आपका ऐसे भी होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि चुंबक जो होता है वह ऐसे भी होता है, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे, क्लियर है? थोड़ा सा उल्टे बन गया, ये हम चुंबक के बारे में ऐसे भी जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे हम, 100% जानेंगे, ठीक है।
तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है? ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ, ये क्या है? साउथ। तो हम क्या बोले हैं कि चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा मान लो ये है, मिला रही है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है ना, इस रेखा को क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। ये इसको दीर्घिकार से लिख लेना, की को, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इसमें भी चुंबकीय अक्ष होगा, इसमें भी होगा, ये ध्यान रहे, और ऊपर वाले में भी होगा। अब सुनिए, ध्यान देना। दूसरा जो पॉइंट है वो चुंबक की लंबाई है। तो चुंबक का ये जो उत्तरी ध्रुव है और चुंबक का जो ये दक्षिणी ध्रुव है, इसके बीच की जो लंबाई होगी, इसी लंबाई को क्या बोलते हैं? चुंबक की लंबाई। इसी को क्या बोलते हैं? चुंबक की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबक की लंबाई। तो परिभाषा क्या आया कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच की लंबाई या दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय या चुंबक की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक की लंबाई कहते हैं। यहां तक में दिक्कत नहीं होगा किसी को? चुंबक की लंबाई कहते हैं, चुंबक की लंबाई कहते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं। चुंबक की लंबाई तो हम समझ गए। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट आता है अगला, जिसको कहते हैं चुंबकीय यामयोतर और भौगोलिक यामयोतर। भौगोलिक यामयोतर और चुंबकीय यामयोतर को जरा सा समझ लेते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जान जाएंगे तब जाके आगे के पॉइंट्स जो होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, बात यहां पर होता है कि चुंबकीय यामयोतर किसे कहते हैं। तो चलिए यहां पर हमारे पास पॉइंट है चुंबकीय यामयोतर। 2 मिनट रुक जाओ। चुंबकीय यामयोतर, ठीक है, चुंबकीय यामयोतर। और चुंबकीय यामयोतर की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय यामयोतर। नहीं समझे? समझाते हैं। कह रहा है कि किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक, क्या कह सकते हैं? किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष, किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरते हुए ऊर्ध्वाधर तल, या हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल को ही चुंबकीय यामयोतर कहते हैं। चुंबकीय यामयोतर कहते हैं। यामयोतर कहते हैं। जैसे यदि हम किसी धागे से बांध के किसी चुंबक को लटकाएं, ठीक है, लटका दिए,
तो ये नॉर्थ और साउथ में रुका, नॉर्थ और साउथ में रुका। तो किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक, ये चुंबक लटक गया, क्या चुंबकीय अक्ष, तो ये रहा इसका चुंबकीय अक्ष, ये इसका चुंबकीय अक्ष हो गया, ये हो गया ना चुंबकीय अक्ष। नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष। अब इस चुंबकीय अक्ष, चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरते हुए ऊर्ध्वाधर तल को, अब ये इसका ये जो चुंबकीय अक्ष है इससे गुजर रहा है कोई ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल मतलब ये लंबवत होगा, लंबवत को ही क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं, लंबवत को ही क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर तल बोलेंगे। और इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे भौगोलिक चुंबकीय यामयोतर, क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामयोतर। जिस प्रकार चुंबकीय यामयोतर है ना, उसी प्रकार है आपके पास भौगोलिक यामयोतर। क्या है, भौगोलिक यामयोतर, भौगोलिक यामयोतर। और इस भौगोलिक यामयोतर की भी परिभाषा इसी के जैसी है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ये भी तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी भौगोलिक अक्ष। अब उस भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाली जो उस भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही क्या कहेंगे, भौगोलिक यामयोतर। तो देखो भौगोलिक अक्ष यामयोतर को समझना है तो आपको जानना होगा भौगोलिक अक्ष के बारे में, किसके बारे में, भौगोलिक अक्ष के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामयोतर कहते हैं, भौगोलिक यामयोतर कहते हैं। अब यहां पर बात आती है भाई कि आखिर ये भौगोलिक अक्ष क्या है। यहां पर इसमें जोड़ना हो तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामयोतर कहते हैं। अब बात आता है कि पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष क्या है। तो देखिए भाई, ये भौगोलिक अक्ष जो है पृथ्वी की, उस पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष की परिभाषा हम नॉर्मली दे सकते हैं। क्या देखिए, तो ये जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष हो गया, इस पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष की जो परिभाषा हो जाएगी ये हो जाएगी कि पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। अरे यहाँ पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई, चुंबकीय अक्ष कहलाई। तो वैसे ही पृथ्वी पर भी, अगर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो याद रखेंगे इससे इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, इसी को क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। क्लियर है। तो यहां पर हमारी परिभाषा हो सकती है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, सरल रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है भौगोलिक अक्ष कहलाती है, ये भौगोलिक अक्ष कहलाती है। क्लियर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसको अब इरेज कर रहे हैं। जो हमारे पास अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है दिक्पात। क्या नाम है, दिक्पात। ठीक है। इस दिक्पात के बारे में जानते हैं कि ये दिक्पात क्या होता है। हालांकि इसका उपयोग जो है यह एग्जाम में नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये हम आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। अभी जैसे हम भौगोलिक यामयोतर पढ़े, चुंबकीय यामयोतर पढ़े, इसकी कोई यूज नहीं है। चुंबक की लंबाई की यूज है,
उसका उपयोग पड़ सकता है आगे। चुंबकीय अक्ष के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, जिसमें हम पढ़े कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। फिर हम पढ़े चुंबक की लंबाई कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, चुंबक की लंबाई कहलाती है। फिर इसके अलावा हम क्या पढ़े, फिर इसके अलावा हम पढ़े भौगोलिक अक्ष के बारे में पढ़े। तो हम ये पढ़े थे कि पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव और फिर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा जो होगी वह क्या कहलाएगी, भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। और फिर पढ़े कि उस पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर लंबवत गुजरने वाले तल को क्या कहेंगे, उसे हम बोल रहे थे क्या, तो उसे हम बोल रहे थे भौगोलिक यामयोतर। क्या बोल रहे थे, भौगोलिक यामयोतर। अभी पढ़ रहे थे कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाएगी, सॉरी, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। और उस भौगोलिक अक्ष से लंबवत गुजरने वाले तल को क्या कहेंगे, उस भौगोलिक अक्ष से लंबवत गुजरने वाले तल को हम भौगोलिक यामयोतर कहेंगे। फिर चुंबक में पढ़े कि चुंबक के चुंबकीय अक्ष जो है वह क्या कहलाता है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और फिर वहां पर ये पढ़े कि चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली लंबवत, मतलब चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो भी तल होगी, उस तल को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे चुंबकीय यामयोतर। और इसको जानने के बाद फिर हम आ रहे हैं दिक्पात पर। दिक्पात को जानना थोड़ा सा जरूरी है। इसको जानने के बाद नमन कोण के बारे में पढ़ेंगे। नमन कोण बेहद इंपॉर्टेंट है। सॉरी। तो देखिए, तो दिक्पात के बारे में जानना जरूरी है कि दिक्पात क्या होता है। तो देखिए भाई, दिक्पात कहा जाता है कि पृथ्वी के, या फिर हम कह सकते हैं चुंबकीय यामयोतर तथा भौगोलिक यामयोतर के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, कि चुंबकीय यामयोतर तथा चुंबकीय यामयोतर तथा चुंबकीय यामयोतर तथा भौगोलिक यामयोतर, चुंबकीय यामयोतर तथा भौगोलिक यामयोतर के बीच के कोण को, के बीच के कोण को क्या कहते हैं, के बीच के कोण को हम दिक्पात कहते हैं। दिक्पात कहते हैं, क्या कहते हैं, दिक्पात कहते हैं। चुंबकीय यामयोतर तथा भौगोलिक यामयोतर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, दिक्पात कहते हैं। इतना आपके दिमाग में फिट हो गया। आई कैन गेस, अनुमान लगा सकता हूं ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, आगे है नमन कोण। नमन कोण जो है कई बार पूछा भी है और ये आपको याद भी रखना है कि नमन कोण क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई कि जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है ना, वह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। जब भी किसी चुंबक को, ये हमारे पास नमन कोण जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि जब भी हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। तो इस चुंबक का ये जो तल है, इस तल के साथ मान लो कि क्षैतिज तल जो है, इसके साथ जो भी कोण बनाएगी ना, उसी कोण को कहते हैं नमन कोण। हम फिगर से समझाते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के द्वारा, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के द्वारा क्षैतिज के साथ, किसके साथ मेरे भाई, क्षैतिज के साथ जो कोण, अब क्षैतिज यहां पर अक्ष कह सकते हैं, ठीक है, ये क्षैतिज सतह कह सकते हैं, ठीक है, सतह कहना उचित रहेगा यहां पर। तो क्षैतिज सतह के साथ जो कोण बनाती है या बनता है, क्या कहलाता है, नमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, नमन कोण कहलाता है। इतना सारा पॉइंट्स आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से।
नमन कोण के बारे में जान गए आप। ये नमन कोण इंपॉर्टेंट है। इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो इसे डेल्टा से, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इससे किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं फिगर के माध्यम से कि वो कैसे होगा। जैसे ये यहाँ पर ये एक हुक हो गया और इस हुक से लटका हुआ है कोई चुंबक, और ये चुंबक जो है ये जो चुंबक है इसका ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। और इसका क्षैतिज तल कौन सा हो गया? ये हो गया क्षैतिज तल, ये हो गया इसका क्षैतिज तल। ठीक है। इस क्षैतिज तल के साथ अगर ये मान लो कोण बना रहा है, जैसे ये बंधा हुआ है, यदि ये आपको ऐसे हो जाए, यदि ये आपको ऐसे हो जाए, यदि ये आपको ऐसे हो जाए तो हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो नॉर्थ है ना, यह नॉर्थ आ गया यहाँ पे, और ये जो साउथ है ना ये चला गया यहाँ पे। हो गया। तो यहां पर जो कोण बना ना, यहां पर ये जो कोण बना, यह कोण जो क्षैतिज अक्ष के साथ बना, किसके साथ बना? क्षैतिज अक्ष के साथ बना। ये रहा क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष के साथ ये जो कोण बना, इसी कोण को क्या बोलेंगे? नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। अर्थात ये क्या है? ये है डेल्टा। क्लियर है? इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या कि चुंबक जो है, उस चुंबक को या चुंबक के पास किसी भी वस्तु को लाते हैं तो वह चुंबक जो है, चुंबक के पास भी नहीं ले जाते हैं तब भी वो उसको खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। वह एक निश्चित क्षेत्र में होता है जहां पर वो खींचता है। देखें, जैसे हमारे पास अभी चुंबक नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते। जैसे हाँ है हमारे पास एक चुंबक, देखिए ये हमारे पास ये चार्जर है सेल फोन का, और इसको हम दिखा रहे हैं, इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर हम एक चीज ले रहे हैं, जैसे ये कैंची है, ये देखिए ये जो है ना ये कैंची है, और ये इसमें चुंबक है, ये इसका है, घड़ी का है चार्जर। अब सुनिए, इसको यदि हम इसके पास लाते हैं, देखना देखना आकर्षित हो गया, देखो अपने आप हो रहा है। इसका मतलब क्या कि इसमें एक चुंबक जो है, वो चुंबक इसको इतने ही दूरी पर क्या कर रहा है, इतने ही दूरी पर कोई ना कोई बल लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है ना। इस बल को बोलेंगे चुंबकीय बल। क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल। क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल। हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के द्वारा जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो वह बल जिसकी सहायता से कोई चुंबक किसी वस्तु को या चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब ये जो चुंबकीय बल है, यह चुंबकीय बल एक निश्चित दिशा तक, निश्चित क्षेत्र तक लगता है। अब ऐसा नहीं कि ये जो चुंबक है, इसमें जो चुंबक है, यहां से कैंची को खींच लेगा क्या? कैंची नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा ना जी। यहां पर तो खींच नहीं पाएगा, यहां पर खींच सकता है पास में लाने पर, लेकिन ज्यादा दूरी है तो नहीं खींच सकता। तो उसका एक निश्चित क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है मेरे भाई, वो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है चुंबकीय बल। पहला कौन सा आ रहा है? चुंबकीय बल।
तो हम कह सकते हैं कि चुंबक चुंबक चुंबक, या फिर लिख सकते हैं जिस बल की सहायता से, जिस बल की सहायता से, जिस बल की सहायता से चुंबक, जिस बल की सहायता से चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ को, किसको, लौह चुंबकीय पदार्थ को, लौह चुंबकीय पदार्थ को, पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या बोल रहे हैं कि जिस बल की सहायता से चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, कौन सा बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। अब फिर हम ये बात यहीं पर पढ़े, हम ये बात यहीं पर पढ़े हम यहीं पर ये बात पढ़े, क्या पढ़े भाई, कि जो ये जो चुंबक है ना, यह चुंबक एक निश्चित रेंज तक, निश्चित क्षेत्र तक, निश्चित दूरी तक बल लगा पाता है। और जब ये चुंबक एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित क्षेत्र तक बल लगाएगा तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। जैसे ये चुंबक है, तो इस चुंबक का मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका मान लो कि ये रीजन है, इतना रीजन है। इसके बाहर यहां पर अगर लोहा है, लोहा, तो यह लोहा यहां पर आकर्षित नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। लेकिन यही लोहा यहां तक है, यहां पर आ जाए, यही लोहा यहां पर है, यही लोहा, यह लोहा यहां से हम यहां ला दिए इसके चुंबकीय क्षेत्र में, यह लोहा क्या होगा, इसके द्वारा आकर्षित होगा, इसके द्वारा क्या होगा, आकर्षित होगा। क्लियर है, इसके द्वारा क्या होगा, ये जो लोहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ गया तो आकर्षित होगा, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर था, आकर्षित नहीं होगा। तो ये यहां पर ये जो क्षेत्र हम जो घेरा किए हैं, ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबक ने इसको, इस लोहे के पदार्थ को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। तो आकर्षित किया तो क्या किया, बल लगाया, और उस बल को क्या बोले, चुंबकीय बल। क्या बोले, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के कारण आकर्षित कर लिया। तो बात यहां पर आती है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, इसकी परिभाषा ये होती है कि इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों तरफ उपस्थित ऐसा क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को लाने पर बल का अनुभव करती है, लाने पर वह पदार्थ मतलब लोहा बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बल लग रहा है ना भाई, चुंबकीय बल। तो हमारे पास परिभाषा ये हो सकती है कि किसी चुंबक के चारों तरफ, किसी चुंबक के चारों तरफ, किसी चुंबक के चारों तरफ उपस्थित, किसी चुंबक के चारों तरफ उपस्थित वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसमें, जिसमें कोई अन्य पदार्थ या फिर कोई चुंबकीय पदार्थ, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करती है। किसका अनुभव करती है, बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र।
फिर हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उन पॉइंट्स को जान लेना बेहद ही जरूरी है कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए उस पॉइंट्स में हमारे पास आ रहा है, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट में हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है कि चुंबक के प्रकार क्या आ रहा है, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, ठीक है। तो याद रखेंगे कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे भाई, तो यहां पर देखिए पहला जो है उसको कहेंगे प्राकृतिक चुंबक। क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। और जो दूसरा है ना उसको कहेंगे कृत्रिम चुंबक। क्या बोलेंगे, कृत्रिम चुंबक। या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं अस्थाई चुंबक। इसी को क्या बोलते हैं, अस्थाई चुंबक। क्लियर है। प्राकृतिक चुंबक क्या है, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं, नेक्स्ट डे में लिख लिया जाएगा। कहा जाता है कि वैसा चुंबक जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं वैसा चुंबक जो प्रकृति से हमें मुक्त रूप में प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। प्रकृति के द्वारा मिलेगा, मुक्त रूप में मिलेगा, प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। दूसरा क्या है, कृत्रिम चुंबक। तो हम कह सकते हैं वैसा चुंबक जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करता है, वैसा चुंबक जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। अब ये जो कृत्रिम चुंबक है ना, ये अस्थाई चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसको अस्थाई चुंबक कहते हैं। क्यों, तो देखिए भाई ये जो चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा दूसरा चलो लिख ही देते हैं परिभाषा, नेक्स्ट डे में थोड़ा बहुत लिख लिया जाएगा। वैसा चुंबक जिसे प्राकृतिक में या प्रकृति से स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। समझ रहे हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और इसमें हम क्या परिभाषा दे सकते हैं, तो वैसा चुंबक जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करता है। क्या करता है, तैयार करता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम या अस्थाई चुंबक कहलाता है। कृत्रिम या अस्थाई चुंबक कहलाता है। अच्छा भाई सुनो, ये जो प्राकृतिक चुंबक है इसके गुण क्या होते हैं, प्राकृतिक चुंबक के गुण समझ लो या दोष समझ लो। ये अनियमित आकार के होते हैं, ये अनियमित आकार के होते हैं, ये अनियमित आकार के होते हैं, मतलब इसका आकार फिक्स नहीं होता है। दूसरा चीज कि इसमें चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक नहीं होता है, तीसरा कह सकते हैं यह भंगुर होता है, भंगुर का मतलब कमजोर होना, पीटने पर टूट जाना। ठीक है, तो रहने दी जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ले लिए स्क्रीनशॉट। तो वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही बहुत ही सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी जो भौतिकी है हम समाप्त करने के बाद केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, तो जल्द ही आपकी भौतिकी जो है, ये जो चैप्टर है मुश्किल से 6 या 7 क्लास में समाप्त हो जाएगा। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, 5 या 6 क्लास और लगेगा, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये चैनल आपके लिए बेहद ही जरूरी है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और उन वे बच्चे जल्दी सब्सक्राइब करें जिनका एग्जाम 2025 में है। ठीक है, ये 2025 में जिनका एग्जाम है उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। और जो टीचर्स चाहते हैं कि इस वीडियो की सहायता से हम अपना नोट्स तैयार करें और पढ़ाएं, वो भी कर सकते हैं, और वो सब्सक्राइबर बढ़ा दे कम से कम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं बानी को विराम देता हूं, और आपसे एक बार लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्या करें, यदि आपको लग रहा है कि ये आपके लिए रिलेवेंट है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से क्या जाता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।